Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss lecture number 9. Okay, in this lecture first of all we will discuss Newton's method. Previous lecture में हमने gradient method को discuss किया था, लेकिन gradient method का disadvantage ये था कि उसमें conversion का issue आ रहा था कि gradient of Lagrange जो है वो zero नहीं हो रहा था. Lot of iterations के बाद भी जो है gradient of Lagrange zero नहीं हो रहा था और उस वजह से आपके पास constraint equation भी बाद में meet नहीं हो रही थी. तो ये उसका ड्रॉबैक था कि काफ़ी आइट्रेशन रिक्वायर्ड थी और काफ़ी आइट्रेशन के बाद भी जैसे हमने टेबल में देखा था कि 10 आइट्रेशन को हमने देखा तब भी आपका जो है सॉल्यूशन कन्वर्ज नहीं हुआ. ऑब्जेक्टिव आपका इकोनॉमेट्रिक स्पेस में यही है कि आपने ग्रेडियंट ऑफ लैंग्वेज को जीरो करना है. ग्रेडियंट मेथड एज कम्पेयर टू न्यूटन्स मेथड मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिहाज से सिंपल है, इजी मेथड है, आराम से कैलकुलेशन उसमें आप कर लेते हैं. लेकिन न्यूटन्स मेथड कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रेडियंट मेथड. सो ऑब्जेक्टिव आपका इकोनॉमिक स्पेस का यही है कि आपने ग्रेडियंट लैंग्वेज को जीरो करना है. यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ जाते हैं कि हम जनरल मैथमेटिकली पहले इसको हम देखेंगे कि कोई भी हम फंक्शन ले लेंगे और ऑब्जेक्टिव यही है कि आपने उसकी ग्रेडियंट को जीरो करना है. सो now we will use gradient method for functions of more than one variable. So for this we will take a general function g of x to 0. बाद में फिर हम इस g को gradient of lagrange से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, अभी हम जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन ले रहे हैं g of x, उसको हमने जीरो करना है. उसके लिए थोड़ा सा आपने करना ये होगा कि एक तो आपने फंक्शन g को भी वेक्टर लेना है कि मीन्स कि आपके पास g सिंपल एक स्केलर वेरिएबल नहीं होगा, ये आपके पास g1 g2 g3 होगा, तो ये एक वेक्टर होगा. और x भी x आपका अननोन है, तो x भी आपके पास मोर देन 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, x1 x2 x3 एंड सो ऑन. सो बाद में हम इसको n नंबर के लिए एक्सटेंड कर देंगे. अब न्यूटन मेथड कैसे जो है वो डेवलप होगा, हम सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पे यूज करेंगे. सीरीज एक्सपेंशन के थ्रू आप देखिए कि आपके पास g ऑफ x प्लस ग्रेडियंट प्लस डेल्टा x उसका एडजस्टमेंट वेक्टर है, ये इक्वल होगा आपका ग्रेडियंट. क्योंकि इटरेटिव मेथड है, आपने अपडेट करनी इक्वेशन को, इसलिए हम ये x प्लस डेल्टा x हम लेंगे. सो इट विल बी इक्वल्स टू g ऑफ x प्लस सेकेंड उसका आपके पास एलिमेंट आएगा g प्राइम x इनटू इट्स चेंज वेक्टर डेल्टा x. दिस शुड बी इक्वल्स टू हाई ऑर्डर्स को हमने निगलेक्ट कर दिया है, वी विल स्टिक ओनली अप टू दिस पॉइंट, क्योंकि हमने ये जो चेंज है ग्रेडियंट ऑफ x इसको हमने फाइंड करना. और वैसे भी आपके पास जो इक्वेशन है cos का या h का, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इससे हमें हायर ऑर्डर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ से हम डिफाइन कर लेते हैं कि आपके पास g ऑफ x जो है ये वेक्टर है g1 g2 g3, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास x1 x2 x3 आ रहे. सो विल हैव g1 g2 एंड g3 इन दिस वे. जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, मींस g प्राइम x कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे g प्राइम x है, तो हम क्या करेंगे उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे. हर एक का पहले हम g1 का रिस्पेक्ट टू g1 g2 g3 पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम g2 का रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे. सेम फॉर g3, यहाँ पे शो नहीं किया गया लेकिन यहाँ पे डॉट्स भी नजर नहीं आ रही है, जनरलाइज थोड़ी सी इक्वेशन जो है शो की गई है. नीचे आपके पास पार्शियल g3 बाय पार्शियल x1, पार्शियल g3 बाय पार्शियल x2 एंड पार्शियल g3 बाय पार्शियल x3 का वेक्टर भी आएगा. सो एक्चुअली ये आपका पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा. ओके, दिस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मैट्रिक्स इज अ वेरी कॉमन मैट्रिक्स. इसको आप कहते हो जैकोबियन मैट्रिक्स, आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा. सो एडजस्टमेंट एट ईच स्टेप इज देन कैलकुलेटेड बाय दिस रिलेशन. डेल्टा x आपके पास किसकी इक्वल आ रहा है, माइनस g प्राइम x इनवर्स इनटू g ऑफ x. ये g ऑफ x जो है यहाँ से कैलकुलेट की गई है, यहाँ से आप देखिए इक्वल टू 0 है. यहाँ से अगर मैं इसको डेल्टा x के लिए सॉल्व करूँ तो मेरे पास डेल्टा x इक्वल आएगा माइनस g प्राइम x इनवर्स g ऑफ x के. सो अगर अब मैं g के बजाय ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज यहाँ पे प्लेस करूँ, सो मेरे पास एडजस्टमेंट वेक्टर डेल्टा x जो है इट विल बी इक्वल टू माइनस पार्शियल बाय पार्शियल x ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज इनवर्स इनटू ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज. g की जगह मैंने ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज पुट कर दिया, आई गेट दिस रिलेशन. अब हम इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को न्यूटन्स मेथड को अब हम अपने इकोनॉमिक स्पेस प्रॉब्लम के साथ रिलेट करेंगे. यू नो दैट सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने लैग्रेंज इक्वेशन बनानी है. सो यहाँ पे इसका लैग्रेंज इक्वेशन जो होगा इट विल बी इक्वल टू समेशन
i इक्वल्स टू 1 to n, जितने मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे FIPI। आपके पास टोटल फ्यूल कॉस्ट यहाँ पे आता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू इंडिविजुअल फ्यूल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स। सो मैंने यहाँ पे इसको समीशन की फॉर्म में लिख दी है प्लस लैम्डा, और ये आपके पास है 5 P लोड माइनस समीशन PI फॉर i इक्वल्स टू 1 to n। दिस इज योर 5 इक्वलिटी कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो इसको मैंने लैग्रेंज इक्वेशन इसकी ये लिख दी है। ओके, नाउ जब यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं थोड़ा सा, ये मुझे रिक्वायर्ड करनी है, इसको मैंने फाइंड करना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज ऑलरेडी आपके पास जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का वेक्टर है। तो जब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेती हूँ, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनता है ये डबल डेरिवेटिव का मैट्रिक्स बन रहा है। और अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन मैट्रिक्स। ये जो आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव का मैट्रिक्स है, इसको आप कहते हैं दिस इज योर हेशियन मैट्रिक्स। सो आप ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज का दोबारा रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जब आप डेरिवेटिव लेंगे, वी गेट दिस इक्वेशन, इट विल बी डी स्क्वायर लैग्रेंज बाय dx1 स्क्वायर, डी स्क्वायर लैग्रेंज बाय dx1 dx2, ठीक है। पहले आपके पास जो पार्शियल लैग्रेंज बाय पार्शियल x1 था, उसको हम जो है x2 अप टू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक दोबारा को पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेम दूसरा आपका था पार्शियल लैग्रेंज बाय पार्शियल x2, दोबारा हम इसका x1 x2 अप टू लैम्डा इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव ले, एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली। जो भी आपके पास पार्शियल लैग्रेंज में पार्शियल x1 था, फिर इसको हम रिस्पेक्ट टू लैम्डा डेरिवेटिव ले रहे, सेकंड डेरिवेटिव ले रहे। सो वी गेट दिस मैट्रिक्स व्हिच इज हेशियन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बनाना मुश्किल नहीं है, आप जस्ट सिंपल क्या करेंगे, जो भी आपके पास ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज आ रहा है, आप उसको दोबारा रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले, आप फुल वेक्टर्स डिफाइन करें। यहाँ मैंने थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, आप इसको डिटेल में करें तो ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए न्यूटन्स मेथड का ये एडवांटेज है कि ये सिंगल आइट्रेशन ही में आपको रिजल्ट कन्वर्ज कर लेता है, लेकिन तब जब आपके पास कॉस्ट फंक्शन या आपके पास हीट रेट कैरेक्टरिस्टिक जो है ये क्वाड्रेटिक इन नेचर हो, तो सिंगल आइट्रेशन में ही या फर्स्ट आइट्रेशन ही में आपको पोजीशन कन्वर्ज कर लेते हैं, मींस ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज को वो जीरो कर लेता है। सो इस लिहाज से ये एज कम्पेयर टू ग्रेडियंट मेथड ज्यादा बेहतर है। और ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीशंस ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव मैट्रिक्स को हैंडल करना डिफिकल्ट है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स आएंगे तो फिर आपके पास 4x4 का मैट्रिक्स बनता है। अगर ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का ये साइज इंक्रीज होता जाएगा, जिसको सॉल्व करना इज डिफिकल्ट, बट ये आपको ज्यादा एक्यूरेट और लेस आइट्रेशन में आपको रिजल्ट कन्वर्ज करके देता है। विल डू एन एग्जांपल सो दैट आपको ज्यादा क्लियर हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है 3 मेरे पास जो है कॉस्ट फंक्शंस है, वो एग्जांपल 3 को फॉलो किया है, ठीक है, वही मेरे पास कॉस्ट फंक्शंस है आपके पास। अब इसका सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे दैट इनिशियल लैम्डा इक्वल्स टू 0। ग्रेडियंट मेथड में हमने देखा था कि हमने लैम्डा को बाय एवरेजिंग फाइंड किया था, हमने एवरेज लेके लैम्डा की वैल्यू को इनिशियल गेस किया था, लेकिन यहाँ पे न्यूटन्स मेथड में आप क्या करते हो, लैम्डा इक्वल्स टू 0 आप लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यूज आपके पास जो है अगेन गेस वैल्यूज आप लेंगे, P1 नोट 300 मेगावाट है, P2 नोट 200 मेगावाट है और P3 नोट जो है वो 300 मेगावाट है। गैस वैल्यूज आपने ऐसी लेनी है जब आप उसको ऐड करें तो आपके पास वो टोटल लोड की इक्वल आए। तो यहाँ पे टोटल लोड हम 800 मेगावाट ले रहे हैं, इसलिए हमने ऐसी वैल्यूज ली है। और दूसरा आपने देखना है कि ये वैल्यूज अपनी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के अंदर हो। सो यहाँ से सबसे पहले आप ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी df1 by dp1 माइनस लैम्डा, df2 by dp2 माइनस लैम्डा, df3 by dp3 माइनस लैम्डा, p लोड माइनस समीशन pi। ये आपका ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज है। वैल्यूज आप पुट करें और इनिशियल वैल्यूज यहाँ पे आपने प्लेस करनी है, ठीक है। ये आपके पास df1 और dp1 की इक्वेशन है। यहाँ पे मैंने p1 की जगह 300 पुट किया है, यहाँ पे p2 की जगह 200 पुट किया है, यहाँ पे p3 की जगह 300 पुट किया है। चूंकि समीशन pi आपने इतनी गैस वैल्यूज लिए, जब उनको ऐड करें तो p लोड की इक्वल आएगा। सो इसलिए ये इक्वेशन आपके पास 0 के इक्वल आता है। और माइनस लैम्डा तो इनिशियल लैम्डा आपका 0 है, इसलिए यहाँ पे -0 लिखने की जरूरत नहीं है। सो ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज आपके पास इस टाइम पे ये इक्वेशन आ रही है। इसके बाद आपने हेशियन मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, कैलकुलेट करनी है। पार्शियल बाय पार्शियल x इनटू ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज, ये आपका h है, विच इज योर हेशियन मैट्रिक्स।
हेशियन मैट्रिक्स आपका सेकंड डेरिवेटिव का मैट्रिक्स बनता है। यहाँ पे मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, P1, P2, P3 और एक लैम्डा है। सो मेरे पास जो हेशियन का साइज आएगा वो 4x4 का आएगा। सो आप बहुत आराम से ये वाला मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव का इजीली आप जो है df1 और dp1 कैलकुलेट किया आपने, फिर आप df1 सेकंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू P1 ले, फिर सेकंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू P2 ले, फिर सेकंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू P3 यहाँ पे ले, फिर आप इसको रिस्पेक्ट टू लैम्डा ले। सो सेम वे यहाँ पे आपके पास P2 है, जब आप उसको P1 को दोबारा P2 के लिहाज से करते हैं तो जाहिर है वो फंक्शन ऑफ P2 नहीं है तो 0 हो जाएगा, P3 का भी फंक्शन नहीं है तो 0 हो जाएगा, लेकिन लैम्डा के साथ उसके लैम्डा के साथ ये -1 आएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये मैट्रिक्स बनाई है। आप पहले बेशक जो है जो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज आया है आप उसका दोबारा सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी। सो आपके पास जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यूज आपके पास इस इक्वल आ रही है, ठीक है, df1 और dp1। फिर दोबारा जब आप इसको सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, आप वैल्यूज पुट करें, आपके पास रिजल्ट आएगा 0.0031, ये आपके पास 0 है, दिस इज -1। सेम फॉर सेकंड डेरिवेटिव है तो डायगोनल पे आपके पास आ रहा है ये, चूंकि लैम्डा के साथ जब दोबारा सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो ये वाला जो एलिमेंट है ये 0 हो जाता है, ठीक है। सो थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करें पेपर के ऊपर, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू, क्योंकि मेरे पास मैंने इसको जो है इसी तरह डायरेक्टली लिया है। अब यहाँ से मुझे H इनवर्स रिक्वायर्ड है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज इनवर्स, क्योंकि एडजस्टमेंट वेक्टर जो मेरे पास डेल्टा एक्स है उसमें मेरे पास ये वाली चीज मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये इक्वेशन मुझे रिक्वायर्ड है विच इज इक्वल टू H इनवर्स। अब H तो मैंने फाइंड कर ली, इसका इनवर्स फाइंड करने का आपको इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हो, यू नो मेथड हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो इनवर्स लिया है तो मैंने डायरेक्ट मैटलैब में जो है वेक्टर मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया और फिर मैंने उसको इनवर्स का फंक्शन लेके यहाँ से इनवर्स ले लिया। देखिए आपको एटलीस्ट 4x4 का इनवर्स लेना आना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी आप काफी सब्जेक्ट्स में कर चुके हो, लीनियर अलजेब्रा में भी आप पढ़ चुके हो, कैलकुलस वगैरह में भी पढ़ चुके हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होगा इसको कैलकुलेट करने का। हाँ, अगर आपके पास कोई कैलकुलेटर है जिसमें आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो H इनवर्स तो आप वहां से कर सकते हो, सुनो इशू, ठीक है। लेकिन मैनुअली आपको इनवर्स लेने का मेथड आना चाहिए, किसी भी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। सो एडजस्टमेंट वेक्टर जो आपके पास ग्रेडियंट डेल्टा एक्स है, दिस इज पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज इनवर्स इनटू ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज, ठीक है। ये सारा हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने न्यू एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, अपडेटेड वैल्यूज फाइंड करनी है। सो x ऑफ 1 आपका अपडेटेड वैल्यू है विच विल बी इक्वल्स टू x नॉट प्लस डेल्टा x आपका वेक्टर है p1 p2 p3 इनटू लैम्डा, ये आपका x नॉट जो इनिशियल वैल्यूज आपने गेस वैल्यूज ली थी 300 200 300 0, H इनवर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज है। सो सारी वैल्यूज आपको नॉन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले आप करें फिर इसमें से फैक्टर को माइनस करें, यू गेट दिस रिलेशन। ये जो न्यू अपडेटेड वैल्यूज आई है आप इसको इससे ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज फाइंड करें तो ये ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज को 0 कर लेता है, ठीक है। बेशक आप पेपर पे चेक कर लें, आप खुद इसको सॉल्व करें। ये आपकी अपडेटेड वैल्यूज है, ये P1 की है, ये P2 की है, ये P3 की है, ये लैम्डा की है, इनको आप ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज में पुट करें, सो इट शुड बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की गई है 738.78 रुपीज पर आवर। सो यू कैन सी कि फर्स्ट आइटरेशन में मुझे और आइटरेशंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट आइटरेशन ही में उसने ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज को 0 कर दिया है, मींस मेरा सॉल्यूशन कन्वर्ज हो गया है और उसने कंस्ट्रेंट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर लिया। लेकिन ग्रेडियंट मेथड में जो है ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज 0 नहीं हो रहा था, हमने 10 आइटरेशंस कर ली थी तब भी आपके पास ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज 0 नहीं हो रहा था, और आखिर में जो है कंस्ट्रेंट्स भी आपके डेविएट हो रहे थे। सो इसका लेकिन यहाँ पे न्यूटन्स मेथड में आप देख सकते हैं कि एक ही आइटरेशन में रिजल्ट जो है वो कन्वर्ज हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, कंप्यूटेशन ज्यादा कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर आपके पास मैट्रिक्स बन जाती है जिसको सॉल्व करना इज अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन यहाँ पे आपको उसने सिंगल स्टेप में ही कन्वर्जन दे दिया, ठीक है। सो मोर एक्यूरेट और मोर रिलायबल मेथड है एज कम्पेयर टू ग्रेडिंग मेथड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस बेस पॉइंट। अब एक और मेथड है हमारे पास, बेस पॉइंट एंड पार्टिशन वेक्टर।
फैक्टर्स। दिस इज अ सिंपल मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड है। यहाँ पे जो है नाम से पता चल रहा है कि बेस वैल्यूज लेंगे और फिर हम देखेंगे कि हर एक यूनिट जो है कितनी पार्टिसिपेट कर रही है। अब इस मेथड का मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक दिन का एवरेज लोड 850 मेगावाट है, तो मैं उसके लिए शेड्यूलिंग कर लेती हूँ कि हर यूनिट कितनी पावर को जनरेट करे, उस पर मैं सेटिंग कर लेती हूँ। उस वहाँ पे स्टीम भी मैं वहीं पे एडजस्टमेंट कर लेती हूँ, वो मुझे उतनी P1 P2 P3 देगा और 850 मेगावाट जो है वो फुलफिल होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में जो है आपका लोड 850 है, लेकिन इवनिंग में किस टाइम पे आपका जो है लोड ज्यादा हो जाता है, 900 मेगावाट हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप दोबारा जीरो से स्टार्ट करेंगे पूरी इकोनॉमिक डिस्पैचिंग? ठीक है, तो उसके लिए ये मेथड ज्यादा रिलायबल है। तो बजाय कि आप जो है शुरू से जो है इकोनॉमिक डिस्पैचिंग करें, आप जो है आपने जो 850 के लिए डिस्पैचिंग की हुई है वो वाली वैल्यूज आप बेस ले लें और बाकी जो चेंज इन लोड आ रहा है, जो इंक्रीज इन लोड आ रहा है, उसकी आप एडजस्टमेंट करें। सो आप क्या करते हैं, हर यूनिट के लिए आप फाइंड कर लेते हो कि हर यूनिट कितना पार्टिसिपेट करेगा। जब लोड चेंज आएगा तो यूनिट 1 कितना पार्टिसिपेट करेगा, यूनिट 2 कितना पार्टिसिपेट करेगा और यूनिट 3 कितना पार्टिसिपेट करेगा। सो दैट विल बी डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड होगा। ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेंगे एक किसी भी प्लांट के लिए जितने भी यूनिट्स होंगे कि हर एक यूनिट कितनी पार्टिसिपेट करेगा। सो उससे ये होगा कि हम ये शुरू से नहीं करना होगा, हम जस्ट वो जो चेंज आ रही है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि F1 फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट यहाँ पे आगे हम फिगर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि लेट हमारे पास यूनिट लोड जो है वो चेंज हुआ है बाय एन अमाउंट डेल्टा पी आई। द सिस्टम इंक्रीमेंटल कॉस्ट मूव्स फ्रॉम लैम्डा नॉट टू लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा। फॉर स्मॉल चेंज इन पावर आउटपुट ऑन दिस सिंगल यूनिट वी हैव डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू, जाहिर सी बात है हर एक के अगेंस्ट आपके पास लैम्डा जो है वो सेम हो जाएंगे, तो इससे डेल्टा लैम्डा आई इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ आई डबल प्राइम डेल्टा पी आई। तो यहाँ से अगर हम यूनिट 1 के लिए देखें तो डेल्टा P1 आपका डेल्टा लैम्डा बाय F1 डबल प्राइम के इक्वल आएगा। ग्राफिकली भी आप देख सकते हो, ये आपके पास PI है, जनरेटेड पावर ले लो, ठीक है, विच विल बी एक्चुअली दिस समेशन विल बी एक्चुअली इक्वल टू योर लोड। तो अगर मैं P1 को देखूं कि मैं कहती हूँ फॉर पर्टिकुलर लैम्डा पे वो P1 की मुझे ये आउटपुट दे रही थी। देखिए अब आपका लोड इंक्रीज हो गया तो P1 को आप ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड करनी है। सो ये वो लोड चेंज है डेल्टा PI से, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है। जब ये लोड इंक्रीज होगा तो आप देख सकते हो कि आपका लैम्डा भी मूव हो रहा है, लैम्डा भी आपका लैम्डा नोट से किसी न्यू लैम्डा पे मूव होगा, तो इसे हमने इस चेंज को डेल्टा लैम्डा से शो किया है। सो वी कैन राइट डेल्टा P1 इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा बाय F1 डबल प्राइम, डेल्टा P2 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा बाय F2 डबल प्राइम एंड सो ऑन अप टू यूनिट n. So the total change in generation will be actually equals to change in total system demand. ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास PD टोटल डिमांड को शो कर रहा है, सो यू PD शुड बी इक्वल टू P लोड प्लस P लॉसेस, दोनों के इक्वल होना चाहिए। देन वी कैन राइट द डेल्टा PD जो चेंज इन लोड आया है ये कौन कंपनसेट करेगा, जितने भी यूनिट्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैच में आपने अज्यूम किया था कि सारे यूनिट्स आपके रनिंग में है, इसका मतलब हर एक यूनिट कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, सो चेंज इन लोड विल बी इक्वल टू डेल्टा P1, डेल्टा P1 कितना चेंज इन लोड को पार्टिसिपेट करेगा, डेल्टा P2 चेंज इन लोड इन यूनिट 2 कि यूनिट 2 कितना पार्टिसिपेट करेगा n अप टू यूनिट n। सो समेशन फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो डेल्टा लैम्डा को कॉमन ले लेंगे, समेशन 1 ओवर Fi डबल प्राइम। पार्टिसिपेशन फैक्टर हर यूनिट की आपने कैलकुलेट करनी है तो आप रेशियो ले लेंगे, इट विल बी पार्शियल PI बाय पार्शियल PD इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद 1 बाय Fi डबल प्राइम डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर Fi डबल प्राइम। The new value of generation is calculated using this formula P new I equals to P base I। बेस वैल्यूज जो ऑलरेडी आप फॉर एग्जाम्पल 3A में हमने 850 के लिए जो वैल्यूज ली थी वो आ जाएंगी, फिर हर यूनिट की कितनी पार्टिसिपेशन है और कितना लोड चेंज आया है वो यहाँ पे आ जाएगा। एग्जाम्पल 3A, यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑप्टिमल इकोनॉमिक solution found in example 3A, use the participation factor method to calculate the dispatch for a total load of 900 megawatt। एग्जाम्पल 3A को हम देखेंगे, वहाँ पे आपने क्या करना है, हर यूनिट के लिए आपने पार्टिसिपेशन फैक्टर फाइंड करना है और लोड इंक्रीज आपका 850 से 900 मेगावाट
पे गया है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर यूनिट का पार्टिसिपेशन फैक्टर फाइंड करेंगे, मींस डेल्टा P1 बाय डेल्टा P फाइंड करेंगे। सो ये आपका है 1/f i डबल प्राइम, ठीक है। तो ऊपर चला गया तो इनवर्स आ जाएगा और नीचे सबका समेशन आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू 0.47। इसका मतलब ये वो यूनिट 2 जब भी लोड चेंज आएगा, यूनिट 1 जो है ये 47% कंट्रीब्यूट करेगा। 0.47 है, अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो ये 47% बनता है। सेम फॉर यूनिट 2, यूनिट 2 आपके पास आया है 0.38, मीन्स ये जब भी लोड चेंज आएगा उस लोड चेंज का 38% यूनिट 2 कंपनसेट करेगा। सेम फॉर यूनिट 3 विच इज 0.15। सो टोटल लोड चेंज आपका 50 आएगा। इस 50 में से का 47% यूनिट 1, 38% यूनिट 2 और 15% यूनिट 3 कंट्रीब्यूट करेगा। टोटल आप इन तीनों को ऐड करें ये 1 के इक्वल आता है। So the new values of generation is calculated using P new I equals to P base I plus delta PI by delta PT. ये participation factor है into delta PT. So for each unit P new I आपके पास ये base values 3A example के हम use कर रहे हैं, ठीक है। 393.2 plus unit 1 का participation factor multiply by change in load 50 which will be equals to 416.7 मेगावाट। यहाँ पे यूनिट्स मैंने नहीं मेंशन किया, आपने प्लीज यूनिट्स जो है पुट करने। फॉर यूनिट 2 बेस वैल्यू प्लस पार्टिसिपेशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय लोड चेंज, सो इट विल बी 353.6 मेगावाट। सेम फॉर यूनिट 3 आपके पास आया है 129.7 मेगावाट। सो यू कैन सी कि आपने स्टार्ट से नहीं वैल्यूज कैलकुलेट की, जो भी चेंज आएगा, ठीक है, एक बेस वैल्यूज के लिए आपने शेड्यूलिंग कर ली, फिर बाद में अगर कोई लोड चेंज आता है तो उसको आपने इस तरीके से कंपनसेट करना है। दिस इज इजी मेथड और आप सब इसको कर ले। सो दिस इज एंड ऑफ लेक्चर नंबर 9। थैंक यू।